वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। बेटा हम लोग आज से जीव विज्ञान के वो प्रश्न जो हमारे प्रीवियस ईयर आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए हैं उनकी अब स्टडी करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा हमको हेल्प मिलेगी अपने आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी की जो हमारी परीक्षा आने वाली है उसमें। हमको साइंस से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन और मोस्टली बायो से हमको देखने को मिल जाते हैं, आप लोग भी जानते हैं। तो आज से हम अपनी ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग पूछे गए पिछली साल 2016 में पूछे गए हमारे प्रश्न हैं उनको शामिल करेंगे और उन्हीं के आधार पर जो हमारे क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग उनका भी डिस्कशन करेंगे। तो जो बच्चे हमारे नए हैं वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दिया करें, ठीक है बेटा, जिससे कि ऐसे ही हमको यूजफुल वीडियो की जो जानकारी है वो मिलती रहे टाइम पर। हाँ, तो हम लोग अब बिल्कुल बिना देर किए हुए अपना जो है काम है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो हम लोग जरूर इन्हीं क्वेश्चनों के साथ में उसको कवर करेंगे, ठीक है बेटा। तो बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, आपको बहुत अच्छा मटेरियल मिलने वाला है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेटा पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता। पादप मीन्स जो प्लांट हमारी सेल है वो पादप कोशिका कहेंगे और एनिमल सेल है तो ऐसी कौन सा हमारा पार्ट है जो कि हमारा प्लांट एनिमल में होता है लेकिन एनी प्लांट किसमें सेल में होता है और एनिमल सेल में नहीं होता है, नहीं फाउंड पाया जाता है, ठीक है बेटा। तो देखिए जो क्लोरोप्लास्ट है बेटा वो किस में पाया जाता है, हमारे पौधों में पाया जाता है, पत्तियों में जो होता है जिसका हरा रंग जो है हमारे क्लोरोफिल जिसे हम कहते हैं उसकी वजह से हरापन आता है। तो बेटा यही जो है क्लोरोप्लास्ट है जो हमारी प्लांट में तो रहेगा लेकिन एनिमल सेल में नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जिसका कुछ एक्सप्लेनेशन है वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा है, करें कि अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग करता है। किस तकनीक का प्रयोग करेगा बेटा, तो ये की जाती है हमारी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। कौन सी बेटा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम लोग क्या करते हैं, जो अपराधी होता है उसकी जांच कर लेते हैं, समझ रहे बेटा। बेटा तो हम कह रहे थे कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक है वो सबसे पहले हमारे प्रोफेसर, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, प्रोफेसर सर एलेक जेफरी ने इसको जो है डिस्कवर किया, इन्वेंट किया, ठीक है बेटा। और कब इन्वेंट किया आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर 1984 में बाय प्रोफेसर सर एलेक जेफरी। आफ्टर रेडियो could detect variations in human DNA in the form of these mini satellites, ठीक है बेटा। तो कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि जो हमारी डीएनए टेक्निक है उसको जो है सर एलेक जेफरी ने इन्वेंट किया था, ठीक है बेटा। हम लोग वापस चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है बेटा, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था। तो इसका आंसर होगा बेटा हमारा फ्रेडरिक मिएस्चर। क्या होगा, फ्रेडरिक मिएस्चर, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले डीएनए को जो पस होता है उससे बेटा जो है डीएनए का पता लगाया था। देखिए हमने कुछ यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। सबसे पहले फ्रेडरिक मिएस्चर ने डीएनए को अलग किया था। इन्होंने 1969 में मरी हुई पश कोशिकाओं से केंद्रक का पदार्थ निकाला। केंद्रक मतलब जो मिडिल में सेंटर होता है उससे पदार्थ निकाला। इस पदार्थ में सल्फर की मात्रा कम तथा फास्फोरस की मात्रा अधिक थी,
ठीक है, उस वाले मिडिल सेंटर में किसकी, फास्फोरस की। और इसमें प्रोटीन बताया जाता है, तो प्रोटीन में सल्फर की मात्रा तो खैर क्या होती है, कम होती है, ठीक है। और यहाँ इसमें क्या निकला था, फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा निकली थी, तो इन्होंने बताया कि फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा है, तो इसलिए जो है सेंट्रॉइड में फास्फोरस का कोई और भी सोर्स होगा, ठीक है बेटा। तो देखते हैं आगे चल के। हाँ, तो इन्होंने कहा कि प्रोटीन में सल्फर की मात्रा कम होती है, परंतु फास्फोरस की मात्रा नहीं, सल्फर की ज़्यादा होती है प्रोटीन में, ठीक है बेटा, और फास्फोरस की कम होती है। लेकिन उन्हें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा मिली थी, तो इससे ये पता लगा कि फास्फोरस का कोई और भी चीज़ है, कोई और भी ऐसी चीज़ है जिसमें फास्फोरस है। तो क्या है, अतः इन्होंने केंद्रक में प्रोटीन के अतिरिक्त एक अन्य फास्फोरस युक्त पदार्थ का अनुमान लगाया तथा इसे न्यूक्लिन नाम दिया। क्या नाम दिया, न्यूक्लिन। उन्होंने कहा कि यार प्रोटीन तो है ही है, प्रोटीन में फास्फोरस होता है कम, सल्फर ज़्यादा होता है, सल्फर ज़्यादा कैसे है, तो इन्होंने बताया कि इसमें एक और चीज़ है जिसमें फास्फोरस है, उसे न्यूक्लिन नाम दिया, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन 4। हाँ बेटा, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगा, लिखा है जातीयता, मतलब। और अगला है बेटा हमारा कुल परंपरा। अगला है बेटा हमारा पोलियो और वंशावली। तो डीएनए कि जो हमारा परीक्षण होता है, टेस्ट होता है, उससे सब चीजें पता लगाई जा सकती हैं। जातीयता मतलब जातीयता समझते हो तुम, आप लोग समझ जाओगे। कुल परंपरा कहीं न कहीं हमारी फैमिली वगैरह जो भी है, वंशावली, ये सब चीजें डीएनए परीक्षण या डीएनए टेस्ट से रिलेट करती हैं। लेकिन जो पोलियो है वो तो बिल्कुल रिलेट करेगा, है ना बेटा। तो ये क्वेश्चन हमारा आया था 7 अप्रैल 2016 सेकेंड पाली में, ठीक है। इसको ये हमारे यहाँ हमने डिफाइन किया, इसको पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। तो केवल समसूत्रण, केवल अर्धसूत्रण, सूत्रणी, अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस और मियोसिस दोनों। तो बेटा यहाँ पे केवल समसूत्रण इजी होता है। चोट लग जाती है, हमारी जो सेल्स होती हैं वो कहीं की खराब हो जाती हैं, तो उसको मरम्मत के लिए, उसकी रिपेयरिंग के लिए फिर उसमें डिवीजन होता है, विभाजन होता है, ठीक है। वो समसूत्रण डिवीजन होता है, यानी ये वाला सही है। यहाँ आप पढ़ सकते हो, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन हम लोग 6 देख रहे हैं। लिखा हुआ है ये क्वेश्चन हमारा 2016 में 22 अप्रैल का है। मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन सी जीवाश्म की खोज है। मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोजी गई कड़ी कौन सी जीवाश्म की खोज है, कौन सी जीवाश्म की, तो होमो नलेडी इस जीवाश्म की एक कड़ी है, ठीक है बेटा। जल्दी में खोजी गई थी एक किस्म, मानवीय विकास के संबंध में खोजी गई कड़ी, नहीं, मानवीय के जो विकास में, विकास के संबंध में खोजी गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है, तो होमो नलेडी। मानवीय विकास से संबंधित हाल में होमो नलेडी जीवाश्म की खोज हुई। होमो नलेडी जीवाश्म की खोज दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम वर्ष 2013 में हुई, जबकि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इसकी औपचारिक रूप से घोषणा 2015 में की गई, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन हमारे कितने हो गए हैं, 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा। लिखा है जैव आवर्धन, या फिर हम इसको जैव संचय या बायो संचय कलेक्शन का कारण क्या है, ठीक है बेटा। तो जैव आवर्धन या हमारी जैव संचय का जो
कारण है, पहले ऑप्शन देखते हैं, ओजोन, आर्गेनोक्लोरीन, लाइकेन, प्रोटीन। तो जैव आवर्धन होता क्या है बेटा, जैसे हमारी खेतों में हम लोग आजकल क्या करते हैं, कुछ विषैली चीजें यूज करते हैं, जैसे कि हमारे इंसेक्टिसाइड हो गए, हर्बिसाइड हो गए। इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक, हर्बिसाइड खरपतवारनाशक। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, हमारी सोइल में जाकर के बहुत ज्यादा डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है इनका, टूटते नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जो है हमारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होता है, हमारे जीवधारियों के शरीर में एंटर कर जाते हैं और उनमें इकट्ठे होने लगते हैं, जिसको हम जैव आवर्धन या फिर जैव संचय कहते हैं, जो फिर हमारे जीवधारियों में पहुंच के उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो कहीं कहीं बेटा जी हमारे जो होते हैं आर्गेनोक्लोरीन होना चाहिए। हाँ, आर्गेनोक्लोरीन होते हैं। तो इसका डेफिनेशन भी यहाँ पर दी गई है बेटा, समझाया भी गया है कि अनेक प्रकार के कीटनाशक पदार्थ, खरपतवारनाशी व अन्य क्लोरीन युक्त पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिनका जीवधारियों द्वारा बहुत कम विघटन होता है। यानी कि वही बेटा, विघटन मतलब पचना, टूटना है बेटा। ये पदार्थ खाद्य श्रृंखला द्वारा पौधों व जंतुओं के शरीर में पहुंच जाते हैं और वहीं पर संचित होते रहते हैं। इनकी सांद्रता यानी कंसंट्रेशन प्रत्येक ट्रैफिक स्तर पर बढ़ती जाती है और उच्च उपभोक्ता में, मतलब पहले पौधों में आया, पौधों जीवधारियों में, फिर जीवधारी को किसी और ने खाया, तो ऐसे करके वो लेवल जो है बढ़ता चला जाता है। पौधों में कुछ कम है, फिर उसके पौधों से मनुष्य में गया तो उसमें कुछ ज्यादा हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके। तो जो उच्च उपभोक्ता होगा, जैसे हम मान लें कि हम लोग उच्च उपभोक्ता है, हमको कोई हम हमारा हमको लोगों को कोई नहीं खाएगा, है ना। तो बेटा हम लोगों में ये जो है मात्रा ज्यादा हो जाएगी। इस क्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं। उदाहरण आर्गेनोक्लोरीन, जैसे बेटा डीडीटी है, डीडीटी की फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरो, डाइफ्लोरो, डाइक्लोरो, डाइफ्लोरो, ट्राइक्लोरो एथेन, पूछ ली जाती फुल फॉर्म भी, डाई क्लोरो, डाई फ्लोरो, ट्राई क्लोरो इथेन, ये होती है हमारी डीडीटी की फुल फॉर्म, जो कि एक कीटनाशी है। बीएससी भी कीटनाशी है, बीएससी की फुल फॉर्म होती है बेंजीन। क्या होती है बेटा, बेंजीन, हेक्सा क्लोरीन, ये बीएससी की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, दोनों कीटनाशक हैं। तो आदि मानव शरीर में श्रृंखला के माध्यम से पहुंचकर विषैला प्रभाव दिखाते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित लक्षणों में अचानक एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण होता है। एकदम से बेटा, जैसे पता होता है कि हम लोग ये चीज पहले से, मतलब कुछ प्रजातियां होती है तो पता रहता है कि इसमें कैसे लक्षण होंगे, है ना। लेकिन कभी कभी उनमें अप्रत्याशित, मतलब जिसकी कोई प्रत्याशित प्रोबेबिलिटी ना हो और वो परिवर्तन आ जाए तो वो किस किस वजह से बेटा, उस चीज को हम कहते हैं उत्परिवर्तन का सिद्धांत। क्या बोलते हैं बेटा, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ पे समझ सकते हो बेटा, पढ़ सकते हो, लिखा है उत्परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार नई जातियों का विकास उनके परिभाषित लक्षणों में अकस्मात, मतलब सडनली, अचानक, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित मतलब इनकी कोई प्रोबेबिलिटी ना हो, संभावना ना हो, परिवर्तन के कारण होता है। उत्परिवर्तन सिद्धांत या उत्परिवर्तनवाद ह्यूगो डी ब्रीथ नामक वैज्ञानिक ने दिया
उत्परिवर्तन जैव विकास के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। ध्यातव्य है कि जो उत्परिवर्तन में जीन्स में होते हैं वही दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। 9th क्वेश्चन है बेटा कि पेट की परत में कुछ ग्रंथियों से कौन सा एसिड स्रावित होता है। सब कोई जानता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जिसका फार्मूला भी हम लोग जानते ही हैं, HCl होता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा पेट में बनता है, जो कहीं न कहीं हमारे खाने को पचाने में या हाँ खाने को पचाने में ही मतलब हेल्प करता है। ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा अम्लीयता रहती है, इसकी जो पीएच वैल्यू होती है 1 से 3 तक वेरी करती है। ये है बेटा पीएच स्केल इसकी दी गई है। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन 10 से देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं कि आनुवंशिकता के नियम किसने प्रतिपादित किए थे। तो बेटा जो आनुवंशिकता के नियम थे वो प्रतिपादित किए थे ग्रेगर मेंडल ने। जो इन्होंने हमारी जो पी होती है, मटर होती है, उस पर एक्सपेरिमेंट किए थे। आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है बेटा, तो जी ग्रेगर मेंडल ने ऐसा किया था। ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकता के सिद्धांत बनाकर आधुनिक अनुवांशिकी की नींव डाली। इन्हें आनुवंशिकी का पिता कहते हैं। किसको? मेंडल को। ठीक है, आनुवंशिकी का पिता कहते हैं। ठीक है बेटा, तो अगला क्वेश्चन हमारा है आमतौर पर वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस क्या है। ठीक है बेटा, एक अनुवांशिक प्रकृति, एक गैर अनुवांशिक स्थिति, जैव शैलीगत बीमारी, प्रकाश में अनावरण के कारण। तो ये है बेटा हमारा एक अनुवांशिक प्रकृति। ठीक है, पढ़ सकते हो यहाँ पर। वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस एक अनुवांशिक प्रकृति है जिसे एक्स संलग्न रोग कहते हैं। वर्णांध व्यक्ति लाल व हरे रंग का यानी कि लाल हरे रंग में, रेड और हमारे ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, अंतर नहीं कर पाता। ठीक है बेटा, इसे रोग को लाल हरा अंधापन भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा 12 है। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? विकास का जो सिद्धांत है वो डार्विन बाद ने दिया था। ठीक है बेटा, अनुवांशिकता का तुमने देखा था मेंडल ने, लेकिन विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ऑप्शन ए सही है। निशान लगाने की जरूरत है, ये है। ठीक है, पढ़ लेना, इसको पढ़ लेना। ठीक, अगला क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो वो कोशिका होती है, सेल। ठीक है बेटा, पढ़ लेना इसको भी। अब हमने 12 क्वेश्चन कवर किए इस वीडियो में। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे क्वेश्चन कवर करेंगे। और ऐसे वीडियो पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेटा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप हैप्पी, बाय।